भारत में जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर क्या क्या जो खनिज तत्व मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं देखिए। लोहा उसमें प्रमुखतर है। लोहा मिलता है, कोयला मिलता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। इन सब के बहुत बड़ा भंडार है छोटा नागपुर के जो पठार पाए जाते हैं उसमें। और पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। जलप्रपात कहाँ अधिक पाए जाते हैं? वे पठारों में पाए जाते हैं। जैसे कि जलप्रपात किसे कहते हैं? जहाँ पर जो जल से संबंधित होता है। क्योंकि जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नदियाँ जो है ऊंचाई से गिरती है। ये जो नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ये सब पठारों से ही ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। भिन्न प्रकार के जैसे झीलें होती हैं जिसमें कई में मीठा पानी होता है, कई में गर्म पानी पाया जाता है। और भिन्न प्रकार के जो उसके अंदर जल जो पाए जाते हैं वे इन सभी ऊंचाई से गिरने के कारण ही उनमें परिवर्तन होता है। कुछ नदियों का जल जो होता है वो उनका जो बहाव होता है वो समान स्थल जो मैदानी स्थलों में होता है सामान्य रूप से, और कुछ जो होती है पर्वतों पठारों से नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये सब ये एक जलप्रपात का स्रोत होता है। कौन? पठार। क्योंकि जो ये जो यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का जो पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में गोज जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो अभी हम जलप्रपात की बात कर रहे थे पठारों से, जो कि जलप्रपात अधिकतर देखने को मिलता है। तो जो भारत में छोटा नागपुर है उसके जो पठार हैं उसमें तो अभी हमने ऊपर देखा कि छोटे नागपुर का जो पठार है उसमें क्या मिला? लोहा मिला है, कोयला मिलता है और ज़्यादातर मैग्नीज जो होते हैं ये सब तत्व मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें यहीं से जो पठार है, पठार से जो एक स्वर्ण रेखा नदी का नाम है, वे स्वर्ण रेखा जो नदी है वे हुंडरू जलप्रपात, वहाँ पे हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है। हुंडरू जलप्रपात है। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है पठार पर? जोग प्रपात। इस प्रकार के जो प्रपात हैं वे एक उदाहरण के रूप में हैं। और लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? अधिकांशतः काली मिट्टी पाई जाती है। उसकी प्रचुरता अधिक होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। काली मिट्टी जो अधिकांशतः लावा पठारों पे मिलती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षक करते हैं। कई जो स्थान हैं वो रमणीय स्थल अर्थात मतलब एक घूमने जैसा स्थान हो जाता है। और यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए एक आकर्षक का केंद्र बन जाता है। मैदान तो सामान्यतः सपाट भूमि पर होता है और यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। देखिए इसमें क्या बताया मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री जो समुद्र तल होता है, समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो मैदानी स्थल होते हैं वो उसके समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वे कितनी होती है? 200 मीटर। और जबकि हमने पठारों की अभी हमने देखी जो पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? अधिकांशतः समुद्र तल से 4000 या 6000 मीटर ऊंची।
तो जो मैदान उसकी अपेक्षा में जो मैदान होते हैं बहुत कम ऊंचे होते हैं। उनकी जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 200 मीटर अधिक होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ मैदान काफ़ी जो समतल होते हैं, जो कुछ मैदान होते हैं वो काफ़ी समतल होते हैं। कुछ उर्मील तथा तरंगित हो जाते हैं। जो मैदान का ही कुछ ऐसा भाग होता है, कुछ उर्मिल हो जाता है और कुछ तरंगित हो जाता है। अधिकांश जो मैदान हैं वे नदियों तथा उसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। अधिकांश जो मैदान पाए जाते हैं वे नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से उनका निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। तो वो जो नदियाँ हैं जब ऊंचाई से नीचे की ढाल की तरफ वो बहती हैं तो वो अपने उन स्थानों को अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। तो जब ये अपने साथ नदियाँ जो बहा कर लेके आती हैं, जो अपर्दन का जो पदार्थ अपने साथ लेकर आती हैं वे अपने साथ लेके आती हैं, जैसे कि वो हो गए पत्थर हो गए, बलुआ हो गए और सिल्ट हो गए, इन सब को घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन सबको घाटियों पे मतलब लाकर उसको छोड़ देती है। यहीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। ये जब कंकड़, पहाड़, बालू ये सब इकट्ठा करके लाती है और जब यहाँ छोड़ देती है तो इसी से इसका निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। विश्व की अधिक जनसंख्या इसी मैदानों पर पाई जाती है। नदियों के द्वारा बनाए गए जो बड़े मैदान जो होते हैं अधिकांशतः वे एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है नदी है का मैदान तथा चीन में यांगेत्सु नदी इन सब के द्वारा मैदान के ये सब नदियाँ मैदान बनाने में प्रमुख सहायक रही हैं। ये सब उनका एक उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जो जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान बनाने, खेती करने एवं यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ का जो भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो क्या है, गंगा का जो मैदान है वे सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव भिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्याप्त क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाने, घर बनाने या सड़कें बनाने पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर होने वाले लोगों को
लोगों के रहन सहन के तरीक़ों में कुछ और अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और तूफान या बाढ़ बहुत नाश कर देते हैं। इस आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल तथा स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थलों का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा फेंकने भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस पर्यावरण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार यहाँ पर भिन्न प्रकार के पृथ्वी के स्थल रूप पे जीवन यापन होता है, और उसमें कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मैदानी लोग तो इसे आसानी से इस समस्या से जूझ जाते हैं, लेकिन जो अन्य पर्वतों, पहाड़ों, पठारों पर रहने वाले लोग हैं, इन जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो प्रमुख स्थल रूप हमने कौन कौन से देखे अभी? पर्वत देखा, और साथ ही साथ हमने पठार देखा, और साथ ही साथ हमने मैदान देखा। और भी इसके स्थल रूप हो सकते हैं: पर्वत, पहाड़, पठार, उपमहाद्वीप और महासागर। ये सब इसी का भिन्न रूप है। नदी, मैदान। पर्वत एवं पठारों में अंतर। पर्वत हमने देखा कि जो पर्वत का जो जो आधार होता है, जो बेस होता है, जो आधार होता है, वे काफ़ी चौड़ा होता है, और ऊपर का जो स्थान होता है, ये काफ़ी कुछ यूं नुकीला होता है। तो इसका जो कुछ शिखर के आकार का होता है, जबकि इसकी अपेक्षा जो पठार होता है, वो उसकी जो ऊंचाई होती है, वह धरती से काफ़ी ऊंचा होता है, और जब जहाँ पर इसकी समाप्ति होती है, वहाँ जो इसका जो आकार होता है, वो एक सपाट समतल भूमि की तरह होता है, ज़मीन की तरह। तो जैसे कि एक मेज के आकार की तरह। तो इसमें इस प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। जो पर्वत का शिखर होता है, वो छोटा तथा क्या होता है, आधार से चौड़ा होता है। शिखर छोटा होता है, लेकिन आधार से चौड़ा होता है। जबकि जो पठार होता है, पठार का जो ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट होता है, और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पर्वतों के भिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वत के हमने भिन्न प्रकार कौन कौन से पढ़े थे हमने? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला हमने पढ़ा था वलित पर्वत। वलित पर्वत जो कि एक जैसे हिमालय पर्वत है, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण, जो कि आधार से एकदम थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर जाके शिखरनुमा होता है। और दूसरा एक हमने 3 पढ़े थे, तो दूसरा था भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत। ये जो पर्वत होते हैं, ये किसी स्थान के अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के आधार पर वहाँ से जो टूट कर अलग अलग होते हैं, फिर उनके आकार प्रकार में परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार के पर्वत कहलाते हैं। और जो तीसरा पर्वत होता है, वह होता है एक ज्वालामुखी का, हमने देखा था, जहाँ पर ज्वालामुखी की जो
क्रियाएं अक्सर होती रहती हैं, जिन पर्वतों पर वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? तो मनुष्य के लिए जो पर्वत है वह किस प्रकार उपयोगी है? सर्वप्रथम जो यहाँ पर क्या होता है, पर्वत पर जल का संग्रह होता है। जल का संग्रह जल का संग्रह होता है पर्वतों पर, और साथ ही साथ बहुत सी जो नदियों का स्रोत कौन होता है, पर्वत के माध्यम से होता है। और यहाँ पे हिमानी नदियाँ भी पाई जाती हैं। हिमानी नदियाँ जो कि हिमानी नदियों का स्वरूप कैसा होता है, ये बर्फ़ का, एकदम बर्फ़ के रूप में जमा होता है, वो हिमानी नदी कहलाती है। और साथ ही साथ पर्वतों से जल के द्वारा बिजली जो बनाई जाती है उससे उत्पन्न करी जाती है। और साथ ही साथ जो पर्वत से क्या होता है, जल से पर्वतीय जो उसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। और साथ ही साथ इसका जो पानी होता है वो पीने के प्रयोग में किया जाता है। और क्या करता है जो पर्वत होता है मनुष्य के जीवन में, जो वनस्पतियाँ हो गई और जीव जंतु हो गए, ये सब पर्वतों पर ही पाया जाता है। तो ये सब उनके जो दैनिक जीवन है या उनकी समस्याएं हैं, उनके एक निदान का भी एक भाग है। और जो साथ ही साथ पर्वत जो है वह पठार को बढ़ावा देता है। सॉरी, हाँ, पर्वत जो है एक भिन्न इसका मतलब महत्व है, ये साधारण रूप से ये कह सकते हैं। मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदान का निर्माण उस प्रकार होता है जब जल जो होता है नदी का अपने साथ अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं करती रहती हैं। इन मैदानी क्षेत्रों में इनका बहाव होता रहता है। तो इस प्रकार जो नदी के प्रक्षेपण और अपर्दन और निक्षेपण द्वारा इन मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि अच्छी हो सकती है, रहने का स्थान अच्छा होता है, और साथ ही साथ बहुत प्रकार की सुविधाएं प्रदान होती है। इस कारण जो मैदान जो होते हैं वे सघन जनसंख्या का एक भाग हो जाता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं बहुत कम है। पर्वत में एक तो खेती करना बहुत मुश्किल है, और इसके अलावा कहीं विद्यालय जाना, स्कूल जाना, हॉस्पिटल, इन सब की सुविधाएं बहुत कम रहती है, जिसके कारण जो लोग हैं वे जो मैदानी स्थान पर रहना काफ़ी पसंद करते हैं, इसीलिए इन सब की सुविधाएं उन्हें आसानी से मिल जाती है। इसकी तुलना में जो पर्वतीय लोग होते हैं उन्हें इन सब की सुविधाओं का अभाव रहता है। अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे सही गलत। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई के माध्यम से। तो ऊंचाई से भिन्नता उसमें होती है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो ऊपर से एकदम शिखर का रूप लेते हैं, बल्कि जो पठार होते हैं वो एकदम सपाट उनका ऊपरी स्थल होता है, जैसे मैदानी स्थलों पे होता है, ठीक उसी प्रकार। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी कहाँ पाई जाती है? सोचो, हमने अभी पढ़ा था। जो हिमानी है वे कहाँ पाई जाती है? वे पाई जाती है पर्वतों में। हिमानी जो है वे कहाँ पाई जाती है? वे पर्वतों पे पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का जो पठार है
वे कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा था, वो भारत में स्थित है। यांगत्से जो नदी है वे कहाँ बहती है? ये अभी हमने पढ़ा था, चीन में बहती है यांगत्से नदी। और यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला वो है अल्प्स पर्वत। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। खालिस्तान भरो समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं। समतल जो भूमि वाला विस्तृत क्षेत्र होता है वे क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था मैदान। क्या कहलाता है? मैदान। हिमालय एवं अल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय और पर्वत किसके उदाहरण हैं? डैश। हिमालय और अल्प्स जो पर्वत हैं वे किसके उदाहरण हैं? वे हैं विलय पर्वत के। वलित पर्वत जो हमने अभी देखा था, वलित पर्वत के ये उदाहरण हैं। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। किसमें? अभी हमने पढ़ा था पठारों में। किसमें? पठारों में। और डैश पर्वतों को एक डैश पर्वतों का एक क्रम है। क्या है? जब पर्वतों का क्रम कब होता है? पर्वतों का क्रम जब होता है जब उसकी एक श्रृंखला बनती है। तो श्रृंखला क्या है? श्रृंखला जो है वे है पर्वतों का एक क्रम है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। डैश के क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादित क्षेत्र है। डैश के क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादित क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा क्षेत्र? वो है मैदानी, जिसे नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये थे आज के प्रश्न। ये चैप्टर यहीं अब ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक बाय बाय।